नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हिमांशी शर्मा। आज के हमारे स्पेशल पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर में। तो इसमें हमारे साथ SMS के सीनियर डॉक्टर राजेंद्र बागड़ी मौजूद हैं, जो सीनियर सर्जन है, जो हमें बताएंगे कि ऑपरेशन जो है वो किस तरीके से होता है, क्या क्या चैलेंजेस एक डॉक्टर फेस करते हैं और क्या चैलेंजेस जो फेस करते हैं उसमें पेशेंट की साइड से उनको देखने को मिलते हैं, और ऑपरेशन का जो पूरा जो जर्नी होती है उसमें डॉक्टर की क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑपरेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा डॉक्टर के लिए चैलेंज रहता है। तो सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल डॉक्टर पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो डॉक्टर्स हैं वो ऑपरेशन की जो जर्नी होती है उसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करते हैं। सबसे पहले सर, हम आपकी जर्नी से स्टार्ट करना चाहेंगे कि किस तरीके से आपके दिमाग में ये आया कि आपको डॉक्टर ही बनना है और मेनली इस वाले ऑपरेशन वाले इसमें ही जाना है, डिपार्टमेंट में ही जाना है। धन्यवाद। आपने सबसे पहले तो ये कि इस चैनल पे आने का मौका दिया। एंड आप जहाँ तक पूछ रहे हैं कि डॉक्टर बनने का ही है, तो हमारी लाइफ तो शुरू वहाँ से होती है जहाँ ग्रामीण अंचल के अंदर एक गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़ते थे। वहाँ पे हमारे वक्त में 9th क्लास के बाद में ही सब्जेक्ट चुना जाता था। तो कुछ पोटेंशियल देख के हमारे जो क्लास टीचर्स थे वही हमें अप्रिशिएट करते थे कि आप साइंस लीजिए, आप आर्ट्स लीजिए, आप कॉमर्स लीजिए, आप साइंस मैथमेटिक्स लीजिए। तो कुछ ऐसा हमारे टीचर्स का उसमें काफ़ी योगदान था जो स्कूल लेवल के थे। तो उनकी गाइडेंस थी, कुछ उनका समझाना था, और कुछ हमारे जो जिस जगह हम पढ़ रहे थे वहाँ पे एक डॉक्टर कपल भी था, तो उसको देख के भी एक मोटिवेशन था कि इस फील्ड में जाना। इसलिए हमने इस सब्जेक्ट को चुना। फिर बाय द टाइम मतलब सन 1988 के बैच में मैं SMS मेडिकल कॉलेज में एंटर हुआ एज ए MBBS स्टूडेंट। फिर मैंने 96 में जो है मैंने सर्जरी में एंट्री करी, और 99 में मैं सर्जरी से एक सर्जन बना। देन मैं मेडिकल ऑफिसर के रूप में मैंने 4 साल काम किया। 2005 से मैं चिकित्सा शिक्षा ग्रुप में हूँ और आज तक मैं उसमें अपना सेवाएं दे रहा हूँ। सर, सबसे पहले जब आपने पहला ऑपरेशन किया होगा तो बहुत सारे चैलेंजेस होंगे जो आपके सामने आए होंगे फर्स्ट ऑपरेशन पे, तो वो क्या कुछ चैलेंजेस थे, आप शेयर करना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कोई चैलेंज नहीं होता। बेसिकली ऑपरेशन एक टीम वर्क होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप नए सीख के आए और आप अकेले उस पर चले जाते हो। आपका हर एक लेवल की सुपरवाइजरी होती है, आपके ऊपर दूसरी टीम होती है, उससे ऊपर एक टीम होती है। तो ये बहुत ही एक मतलब ऑर्गेनाइज्ड वर्क है। इसमें कोई आपको फन की तरह नहीं ले सकते इसको। आपका टीचर होता है साथ में, फिर उससे ऊपर हमारा यूनिट हेड होता है, उसकी नज़र में, उसकी देखरेख में। पहले हमें शुरू में ये ऐसा ट्रेंड करते हैं कि ऑपरेशन जैसे पहले देखो, फिर आपको टाँके लगाने सिखाते हैं, फिर उसके और बहुत सारे फील्ड होते हैं उनके बारे में, फिर थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। उसके बाद जा कर के फिर वो स्टेप बाय स्टेप कुछ चीज़ों में हमें ट्रेंड करते हैं। तो जैसे किसी भी पेशेंट को जो है ऑपरेशन का किस स्टेज पे जाके ज़रूरत पड़ती है, मतलब जैसे बीमारियां, अलग अलग बीमारियां होती है, उसमें किस स्टेज पे जाके जो ऑपरेशन वाली सिचुएशन है वो आती है पेशेंट के लिए? देखो, आपने बहुत अच्छी बात पूछी। एक्चुअली ये जनता के लिए भी और ऑडियंस के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है कि उनको पता लगे। बहुत सी बीमारियां ऐसी होती है जो मेडिकली आप ट्रीट कर सकते हो। मेडिकल मीन्स आप दवाई देके। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको आप सर्जिकली ट्रीट कर सकते हो, और उनमें सर्जरी के अलावा कोई चॉइस नहीं बचती। ठीक है, जैसे आपको एक छोटी सी बात ही बताऊं जो शायद जनरल पब्लिक अच्छे से जानती होगी। जैसे पित्त की थैली है, पित्त की थैली में पथरी है। 2 बातें हैं कि पथरी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप मरीज ये पूछता है कि फिर मैं ऑपरेशन क्यों कराऊं। अब आपको ये समझाना है कि आज आपको पथरी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आने वाले कल में इसके अब बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज है जो आपको नुकसान करेंगे, आपको उनसे सामना करना पड़ सकता है। जैसे पीलिया हो गया, ये पथरी आगे सरक गई, या एकदम से इसने पित्त की थैली का मुंह रोक दिया तो आपको एक एक्यूट इमरजेंसी क्रिएट हो गई। तो इसको सिंपल भाषा में ये कहें कि आप अपने रूम में एक स्नैक घुस गया और वो साइलेंटली एक कॉर्नर में बैठा हुआ है, आप ये कहें कि ये कुछ कर ही नहीं रहा, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? तो क्या आप आराम से बैठ सकते हैं? सेम वही चीज़ है कि आप बीमारी को लेके आराम से घूम रहे हो, इससे बेटर है ना उसको हटा करके और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जियो। तो होता है डिजीज़ फ्री और एक होता है सिम्टम फ्री।
तो वो जो मेडिकल ट्रीटमेंट में जा रहा है वो सिम्टम फ्री है, मतलब उसको लक्षणों से फ्री है वो। सर जैसे किसी भी पेशेंट का ऑपरेशन होता है तो उसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है वो डॉक्टर के लिए और पेशेंट दोनों के लिए होता है। तो क्या कुछ तैयारियां डॉक्टर अपनी साइड से रखता है उस ऑपरेशन के लिए और पेशेंट को क्या कुछ तैयारियां रखनी होती है? देखिए, तैयारियों में ऐसा कोई स्पेशल नहीं है, एक टीम वर्क है। हर टीम में हर आदमी एक चीज़ के लिए ऑथराइज है। आपको जैसे मरीज आया तो एंट्री से ही उसकी तैयारियां शुरू हो जाती है कि वो क्या लक्षण लेके आया है, उसकी फिर हमें जांचें करनी होती है। जांच के लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है, जैसे आप पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री या फिर रेडियोलॉजी, इन सब में अपन जांच करते हैं। जांच के बाद में फिर पहुंचना होता है सबसे पहले सही निदान पे। डायग्नोसिस प्रॉपर होना चाहिए, उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। उसके लिए चाहे आपको वक्त लगता है या और एक से बढ़ के कोई और मॉडर्न जो टेक्नोलॉजीज है उनका आपको इस्तेमाल करना, आप करिए। आप जांच पूरी करने के बाद में फिर एक एनालिसिस होता है कि ये जो चीज़ थी आपकी, ये तो प्रॉब्लम है और इसके लिए ये हमारी अप्रोच है, मीन्स हम इस तरह से आपको ठीक कर सकते हैं। तो उस चीज़ तक पहुंचने के लिए सारा हमें पूरी मेहनत करनी होती है, मतलब कि हमें किस तरह का पेशेंट को ट्रीटमेंट करना है और इसमें क्या मरीज को नुकसान है, क्या फ़ायदा है। ऑपरेशन के बाद में मरीज़ का आउटकम क्या है, मतलब ऑपरेशन के बाद में बेनिफिट क्या है, मतलब कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट इफेक्ट देखते हैं उसमें। फिर हम पेशेंट के सामने उसकी बात रखते हैं कि आपकी ये तो प्रॉब्लम है और इसका हमारे सामने ये रास्ता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो डिफ़िकल्टी जैसी कुछ नहीं है। आपको थोड़ा बहुत अगर किसी वजह से डिले होता भी है तो आपको मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो होती है आपकी, फिजिशियन की है, सर्जन की, एनेस्थीसिया की है, रेडियोलॉजी की है, कार्डियोलॉजी की है, उन इवेल्युएशन के अंदर थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बहुत कम ऐसा वक्त जाता है जिसमें आधा पौन घंटा लग जाता है, 1 घंटा लग जाता है। बट जैसे पेशेंट को नीड होती है उसके अकॉर्डिंग उसमें थोड़ा प्रॉम्प्टनेस भी होती है कि किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी हमें सर्जरी के लिए लेना है, तो और जो मरीज़ जिनका वेट कर सकते हैं 10-5 मिनट के लिए, तो उसको थोड़ा वेट करा के अर्जेंट मरीज़ को पहले लेते हैं फिर, जिससे कि उसकी लाइफ बचाई जा सके। और सर जैसा कि ऑपरेशन की बात कर ली अपने, टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ती जा रही है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन थिएटर्स है उसमें टेक्नोलॉजी का रोल इस टाइम पे किस तरीके से है, किस तरीके से चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रही है? जी बिल्कुल, आपने सही पूछा। एक्चुअली टेक्नोलॉजी, जैसे कहें कि अपन ग्रंथों में भी कहें तो परिवर्तन संसार का नियम है। आज टेक्नोलॉजी इतनी आ गई कि एक आदमी कहीं भी बैठा है वो अपने आप को लाइव देख सकता है मोबाइल पे। आपकी 1 मिनट की बात जयपुर में बैठा अमेरिका पहुंचा सकता है, अमेरिका का जयपुर, चांद पे भी पहुंचा सकता है। इसी तरह चिकित्सा क्षेत्र में इतने इनोवेशन हुए हैं, इतने सारे बदलाव आए हैं, इतनी टेक्नोलॉजियों का विकास हुआ है कि मरीज़ का हर चीज़ का, हर लेवल का अपन इस टाइम में इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीटमेंट का जो पैटर्न है उसमें भी काफ़ी चेंज हो गया। जैसे शुरू में पहले ओपन चीरा लगा के ऑपरेशन करना ही एक तकनीक थी, लेकिन अब आजकल ये हुआ कि उसके बाद में कुछ आया कि आप दूरबीन से, जिसको लेप्रोस्कोपी बोलते हैं, उससे आप उसको अप्रोच कर रहे हैं। उस टेक्नोलॉजी में भी कुछ एडवांसमेंट आया, तो उसमें क्या कि 3D विजन के कैमरे आए और उनके थ्रू हम मिनिमल इन्वेजिव, मतलब बहुत छोटा चीरा लगा के या एक नेग्लिजिबल सा चीरा लगा के दूरबीन के पार्ट्स को उसमें एंटर करा के फिर ऑपरेट करते हैं। तो मरीज़ को कॉस्मेटिक इफेक्ट आता है, जल्दी काम पे लौटता है, चीरा बड़ा नहीं दिखता और चीरे से होने वाली समस्याएं उत्पन्न नहीं होती। इसके बाद अभी रिसेंट में है जो रोबोट, एक सर्जिकल इनोवेशन है जो राजस्थान सरकार ने SMS अस्पताल को 2 रोबोट दिए। उन रोबोट को आने के बाद में टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई, विजन सुधर गया, अप्रोच सुधर गई। रोबोट से आप काफ़ी अंदर तक घुस सकते हैं। फिर एक ICG टेक्नोलॉजी और आती है जिसमें मतलब एक इंजेक्शन लगाने के बाद में उसका पेनिट्रेशन देख लेते हैं कि ये कहाँ तक है, तो आप सर्जरी के वक्त में ही उस लेवल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं। फिर सर्जरी के दरमियान एक फ्रोजन सेक्शन, एक और प्रक्रिया होती है, वो 10 मिनट के अंदर आपको चलते ऑपरेशन में आपकी प्रक्रिया का रिजल्ट दे देती है कि भाई आप जो ऑपरेशन कर रहे हो वो अप्रोप्राइट है और इसका फेट कुछ ऐसा है। तो उससे मरीज को बहुत बेनिफिट होता है। इवन ऑपरेशन करने वाला सर्जन भी उसमें बड़ा कंफर्टेबल रहता है क्योंकि आप मरीज को बहुत अच्छा रिजल्ट दे पाते हैं। तो टेक्नोलॉजीज तो बिल्कुल अपना मायना रखती है। तो सर जैसा आपने बताया कि टेक्नोलॉजी से चीज़ें बहुत स्मूथली और बहुत अच्छे से हो जाती है,
तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं कि वो सक्सेस होगी या नहीं होगी, तो टेक्नोलॉजी से ये भी आप लोगों को पता चल जाता होगा उस चीज़ का पहले ही। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो अपना देखो मोटो क्या है स्वास्थ्य का, कि मरीज़ को नुकसान ना हो और उसकी लाइफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को आप डिस्टर्ब ना करें और डिजीज़ फ्री ज़िंदगी मतलब बीमारी रहित ज़िंदगी उसको जीने का आप रास्ता दिखाएँ। यही एक हमारा इंटरवेंशन है। मीन्स बीइंग ए डॉक्टर हम केवल इतना सा करते हैं मरीज़ को कि भाई आपके लिए जो प्रॉब्लम है इसका ये समाधान है और आप अपनी ज़िंदगी आराम से जिए। तो टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा रोल है। आपका इन्वेस्टिगेशन एक्यूरेसी होती है। आप हिस्टोपैथोलॉजी के लिए जाते हो मतलब जैसे जांच करवाते हैं तो उस जांच में हमारे पास श्योरिटी होती है कि ये वाली चीज़ इस तरह से। फिर कई सारी दवाइयों का इफेक्ट देखने को मिलता है, वो आपको जांच में मिलता है। रिसेप्टर्स होते हैं, बायोप्सी होती है, साइटोलॉजी होती है, उनसे मतलब इसका आउटकम असेस हो जाता है बहुत हद तक। 99% आप जा सकते हो यहाँ तक। फिर उसके अगर कहीं बार मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है कि आपने मरीज का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के बाद में आप उसको आगे का प्रोसेस क्या कर रहे हो वो भी पहले से डिसाइड हो जाता है। तो ये बहुत मतलब टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और अब तो आजकल ई मेडिसिन, ई टेलीपैथी चलती है, तो उसमें आप अपने साथियों से कहीं दूर एक्सपर्ट से आप बात कर सकते हो, पूछ सकते हो। 3D इमेजिंग टेक्नोलॉजी से आप उसको लाइव ऑपरेशन भी दिखा सकते हो कि मैं ये कर रहा हूँ, ये स्टेज है, मुझे किधर से जाना है। इवन अभी जो है रोबोटिक्स के अंदर भी है जो आप ई टेक्नोलॉजी से हेल्प ले सकते हो। तो काफ़ी सारा इम्प्रूवमेंट आया है, बहुत सारा एडवांसमेंट आया है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और पेशेंट की बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हुई है। फिर इसमें एक और चीज़ शुरू हुई है कि पहले मरीज़ है जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में जाता था, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाता था, पर अभी अपने यहाँ राजस्थान सरकार ने इस तरह का काम कर दिया कि वन रूट में ही आपको सारा काम करना है, अंडर वन रूट। तो आपको बहुत दूर नहीं घूमना होता। आपको अगर 5 डॉक्टरों से सलाह लेनी भी है तो एक ही रूट के अंडर में एक डिफरेंट रूम में जाके आप उसकी सलाह ले सकते हैं। फिर भर्ती मरीजों के लिए अलग प्रोटोकॉल होता है कि भर्ती अगर मरीज हो गया तो उसको कहीं नहीं जाना। आजकल सब कुछ टेक्नोलॉजिकली ऑनलाइन सिस्टम है। आपको मरीज को किसी डॉक्टर को दिखाना है तो आप मरीज को बिल्कुल किसी तरह की कोई तकलीफ देने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सामने वाले डॉक्टर को आप इंटरनल जो चैनल है उससे आप मेल करिए, उसको मैसेज जाता है, वो आकर के उसको वहीं देखता है। तो ये भी एक बेनिफिट है। तो टेक्नोलॉजी तो है ही जिससे आदमी काफ़ी आगे बढ़ पाया। सो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, कहीं ना कहीं एआई भी इसमें कहीं रोल कर रहा है। हाँ, ऑफ कोर्स एआई का बहुत बड़ा रोल है। आपको एक्यूरेसी से मतलब एक्यूरेसी है, डायग्नोस्टिक टूल है। फिर आप उसके बारे में कि न्यू एडवांसमेंट अगर आप देखना चाहते हैं कि जो मैं कर रहा हूँ ये मेरा लिमिटेड नॉलेज है, बट मैं एआई के थ्रू जाता हूँ तो मुझे उसमें कुछ और एडवांसमेंट मिलते हैं, या मुझे किसी से एक्सेस करवाना है, किसी से संपर्क करना तो एआई के थ्रू वो भी मिलता है। पर कहीं छोटी मोटी चीज़ इसका एक मिसयूज भी दिखता है कभी कभी कि मरीज़ को उसकी प्रॉब्लम के बारे में समझाते हैं तो वो प्रॉब्लम के बजाय वो गूगल से शुरू हो जाता है कि साहब गूगल पे लिखा हुआ। तो क्या गूगल जो है उसके अकॉर्डिंग मरीज़ नहीं आता, मरीज़ को देख करके गूगल पे लिखा जाता है। तो मतलब 100% गूगल को देख करके आप ये नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल लाइफ तो ये कि सिचुएशनल हैंडलिंग होती है। आपकी प्रॉब्लम क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उसका आउटकम क्या है, किस तरह से अप्रोच करें कि उस मरीज़ की तबीयत को अपन ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा रिलीफ दे सकें। तो एक ये थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि एआई में कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इशू है कि मरीज़ ऑलरेडी कुछ ऐसी चीज़ें रखता है। और सबसे बड़ी जो भी रिसेंट में देखने को मिल रही है, मरीज़ करता है रिकॉर्डिंग, या आपको कहीं से छुप करके वो ऐसी रिकॉर्डिंग करके अपनी मर्जी से कुछ उल्टा सीधा उस पर लिखता है। तो वो चीज़ें एक सोशल लेवल पे या टॉर्क पैदा करता है। तो यहाँ मरीज को थोड़ा समझदार होने की ज़रूरत है, साथ वालों को, कि जो डॉक्टर कर रहा है उनके हित में कर रहा है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं होती, पर कहीं कई जगह पे ऐसा इंसिडेंसेस सुनने को मिलता है। सर जैसे आपने बताया कि इस तरीके की चीज़ें जब जो पेशेंट होता है उसके घर वाले करते हैं तो उनको हैंडल करना भी एक आप लोगों के लिए चैलेंज होता है। मतलब उनको समझाना, उनको अंडरस्टैंड करना। जैसे अगर कोई विलेज साइड से आया है तो उनको उस चीज़ के लिए मतलब अंडरस्टैंड करवाना बहुत मुश्किल नहीं हो जाता कई बार? नहीं, ऐसा नहीं है। ये डॉक्टरी पेशे का एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि आप मरीज को 2 वे कम्युनिकेशन में लेना होता है। क्या होता है कई बार कि मरीज का एक रिश्तेदार है
उसका ज़्यादा क्वेरीज नहीं है, लेकिन कोई दूसरा रिश्तेदार, भाई, चाचा, ताऊ कोई मिलने आया, वो भी पूछना चाहता है आपसे, तो आप उसको एक बार प्रॉपर उसकी भाषा में समझाइए कि आपके मरीज़ की ये प्रॉब्लम है, इस तरह हम कर रहे हैं और इसका ये रिजल्ट है। आपके पास 4 जने हैं, आप 4 को समझाइए, 5 जने हैं, आप 5 को काउंसल करिए। उनको अगर आप एक ठीक से समझा देंगे उनकी प्रॉब्लम के बारे में, मरीज़ की स्थिति के बारे में, मरीज़ के जो ऑपरेशन कर रहे हैं या उसको ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उससे आने वाले रिजल्ट के बारे में, या उसके कोई दुष्परिणाम अगर हों तो वो भी अगर आप मरीज़ को बता दें, रिश्तेदार को, तो मेरे ख्याल से ये जो कम्युनिकेशन का गैप है ये कभी रहता नहीं है। तो आई थिंक हमें है ना बहुत अच्छे से टाइम देके उसको समझा देना चाहिए कि आपकी ये प्रॉब्लम है, हमारे पास ये रास्ता है, ये आपकी अप्रोच है, और इसके रिजल्ट के बाद में ऐसी कोई समस्याएं आ सकती है या कोई समस्या नहीं आएगी, ये बताना होता है उसको। सर जैसे आपने बहुत सारे ऑपरेशन किए होंगे, आपका 25-26 साल का इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, उसमें कोई ऑपरेशन ऐसा आपको याद है या फिर ऐसा है कि आप आज शेयर करना चाहेंगे कि जिसमें आपने कुछ चैलेंजेस फेस करे हो या आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो गया हो उसको करना? देखिए, ज़िंदगी जब तक है सर्जन के सामने तो लर्निंग कर्व बहुत बड़ा होता है। आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ सीखने को मिलता है, लेकिन इसका एक चैनल है, एक टीम है। आप किसी चीज़ में समझ नहीं पा रहे हैं तो आप अपने साथियों से हेल्प मांगिए, और टेक्नोलॉजी है उपलब्ध आपके पास। तो इस तरह तो नहीं है कि कोई चीज़ में बहुत ज़्यादा होता है, बट हाँ, हेल्प लेना अच्छा भी रहता है, सुगम भी रहता है, और मरीज़ के लिए भी बेनिफिशियरी होता है कि आप किसी मरीज़ को नुकसान ना पहुँचाएं। सबसे लंबा जो ऑपरेशन है अब तक आपने किया हो, और मतलब जैसे नाइट में ऑपरेशन है, 8-10 घंटे का ऑपरेशन चल रहा है, तो उसमें ऐसा होता है रात में नींद भी आती है ऑफ कोर्स, तो मतलब उसमें कुछ आपको ऐसे लगा हो कि नहीं भैया मेरे लिए पेशेंट पहले प्रायोरिटी है? ये तो मतलब आए दिन ही होता है। कई बार तो खाना लगा होता है तो भी उसको छोड़ के निकलना पड़ता है। इमरजेंसीज होती हैं हमारे यहाँ, जैसे एसएमएस तो ट्रॉमा सेंटर को भी डील करता है। अगर खाना खाने में, चाय पीने में, सोने में वक्त गंवा दिया तो फिर आपने तो मरीज़ को नुकसान पहुँचा दिया। तो जो ड्यूटी पे बैठा होता है वो इन चीज़ों को अपने एक साइड में रखता है, और जब कभी उसको विंडो मिलता है इस तरह का कि भाई मेरे को 10 मिनट मिल गई, 5 मिनट मिल गई, तो जब मौका मिला तब खा लिया। लेकिन ये नहीं कि आप खाने के कारण किसी को वेट करा दो, क्योंकि उस वक्त में तो उसकी जान ही चली जाएगी। ट्रॉमा में तो ऐसे मरीज आते हैं कि आपने अगर आधा पौन घंटा देर कर दी तो उसके इतना रक्त स्त्राव हो जाएगा कि वो मरीज़ की स्थिति बिगड़ जाएगी। तो उनको इमीडिएट लेना होता है। जैसे एक उदाहरण बताऊं आपको कि जयपुर में आपको याद होगा सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 2008 में। उस समय बहुत से इंजर्ड हमारे पास आए, 22-23 जनरल सर्जरी में हमारे पास भी भर्ती हुई। अब 22-23 ऑपरेशन एक साथ आप नहीं कर सकते, आप एक कर लो, 2 कर लो, आजू बाजू की 2 टेबल चल रही है आपकी टीम की हेल्प लेते हुए। लेकिन उस समय हमने हमारे डिपार्टमेंट को पूरे को इकट्ठा किया, एक मैसेज डालते ही डिपार्टमेंट पूरा प्लेटफॉर्म पे आ गया, सब लोग तन मन धन से अपना काम करने लगे। 23 ऑपरेशन मेरे डिपार्टमेंट में, मेरे पोजीशन में थे। मेरे ख्याल से हमने 2.5 से 3 घंटे में उनको कवर कर लिया, सब ने मिल के। तो टीम है, आपको मतलब अकेले लेके बैठ जाओगे जब तो प्रॉब्लम आनी है। एक ऑपरेशन आएगा, फिर दूसरा, तीसरा, तो 23 ऑपरेशन करने में अगर मिनिमम 1 घंटा भी मानते हो तो 23 घंटे, इट मीन्स आगे वाला तो बचेगा ही नहीं। तो उस समय आपको अपनी टीम का एक्सपेंशन करना होता है, आपको हेल्प मांग लेनी होती है। अगर सेम इंस्टीट्यूट में नहीं है तो गवर्नमेंट अपने आप प्रोवाइड कराती है, आप कहो तो सही एक बार, तो आपकी टीम का दूसरा पार्ट भी आ जाता है उसमें। तो ये एक अनुभव है ऐसा कि जिसको हमने पूरी टीम ने, पूरे विभाग ने, पूरे कॉलेज ने मिलकर उसको मैनेज किया। सर जैसे ऑपरेशंस होते हैं तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की साइड से बहुत सारी पॉलिसीज़ होती है जो मिलती है, तो आप दर्शक को बताना चाहेंगे कि क्या क्या पॉलिसीज़ है जिनका वो लाभ ले सकते हैं और उनको समझने में ईजी रहे? हाँ जी, देखिए ये बहुत एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी सभी लोगों को, आम जनता को, कि पहले जो होता था एक इंश्योरेंस पॉलिसी होती थी। कुछ गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते थे, उनको मतलब उस समय रिफंड हो जाता था उसका। फिर LIC वगैरह, सॉरी, जो बीमा कंपनियां थी वो बीमा करके रखती थी। लेकिन इन सब चीज़ों को हटा के गवर्नमेंट ने, राजस्थान सरकार ने, इवन केंद्रीय सरकार ने भी ऐसा कर दिया, जिसमें जैसे माँ योजना है, जैसे आयुष्मान योजना है। आयुष्मान योजना केंद्र सरकार की है, उसके अंदर आपको 5 लाख रुपए तक का एक्सपेंशन मिल गया। माँ योजना है, उसमें 2 लाख रुपए तक का आपको फ्री इलाज मिलता है। आपको कुछ नहीं देना उसके लिए, सरकार ने आपको कार्ड बना के दे दिया, आप उसको रिनोवेट कराते रहो।
इवन अपने यहाँ राजस्थान स्टेट में तो ये है कि आप राजस्थान के वासी हो तो आपके पास अगर किसी वजह से या लैक ऑफ नॉलेज से या आपके एक्सेस प्रॉपर नहीं है इस वजह से कार्ड नहीं भी है तो राजस्थान वासी होने पे भी सरकार ने प्रबंध कर रखा है कि आप जिलाधीश महोदय से आप परमिशन लें और वो आपके इलाज के लिए प्रॉपर व्यवस्था करेंगे। उसमें ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी कि कोई चीज़ कम कोई ज़्यादा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गरीब अमीर अर्जेंट या प्लांट केस जो भी है उन सब के लिए पूर्ण रूप से मेडिसिन, उनके रिक्वायर्ड जो ऑपरेशन के जो गैजेट्स होते हैं वो सब उपलब्ध और उसी तरह मिलता है। बस आपको एक बार आके अपनी बात बता देनी है या फिर हम भी उनसे पूछ लेते हैं आगे से कि आपका कार्ड कौन सा है, आपका कार्ड चालू है कि नहीं। तो उसके लिए भी जहां हम बैठते हैं आउटडोर में गवर्नमेंट ने काउंटर खोल रखे हैं, आप मरीज को बस 1 मिनट में भेजिए, वो 1 ही मिनट में बता देते हैं कार्ड में ये प्रॉब्लम है। तो उसका दूसरा चैनल तुरंत ही उसका रास्ता भी बता देते हैं कि आप इस तरह से इसको कर लीजिए और आई थिंक 10-5 मिनट में सारा शॉर्ट आउट हो जाता है। सर अगर हम बात करें ब्रेस्ट कैंसर की तो उसमें किस तरीके की चीज़ें जो है पेशेंट के सामने आती है और आप लोग किस तरीके से उसको सॉल्व करते हैं? देखिए ये जो चीज़ है एक मिशन की तरह होता है। इसमें क्या एक ट्रिपल असेसमेंट एक चीज़ होती है। तो आदमी क्या अपनी हिस्ट्री दे प्रॉपरली और वो एग्जामिनेशन हो। दूसरा होता है उसका रेडियोलॉजिकल, तीसरा होता है पैथोलॉजिकल। अगर आप ट्रिपल असेसमेंट में जा रहे हैं तो वो एक सबसे अच्छा आउटकम होता है, उसके अकॉर्डिंग फिर एक डायरेक्शन पकड़ते हैं। बट अगर किसी भी माता बहन को इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो कि उनको आंचल में किसी तरह की कोई गांठ, कोई परेशानी, कोई विकृति महसूस होती हो तो वो अपने निकटतम डॉक्टर को इस चीज़ को बिना शर्म के बता दे ताकि समय रहते वो डिटेक्ट हो जाए। अब आजकल क्या सोनोग्राफी, मेमोग्राफी, MRI और एडवांस हिस्टोपैथोलॉजी इतनी अच्छी डेवलप हो गई। इवन गवर्नमेंट ने तो यहाँ तक कर दिया कि गांव-गांव में ऑन्कोलॉजी वेन भेज करके कैंप करवाती है और वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। सिर्फ आपको आके अपनी समस्या बतानी। इसके बाद ट्रीटमेंट की पूरी व्यवस्था है ही। तो इसको मतलब हाइड नहीं करना, छुपाना नहीं है। पैसे का आपके ऊपर लोड रहा ही नहीं है, गवर्नमेंट सबके लिए सारा काम कर रही है। तो आप केवल सामने आ जाइए और अपनी बात बताइए, शर्माना नहीं होता है इनके। सर ऑपरेशन जो होता है वो अपने आप में लोगों के दिमाग में एक डर बैठा देता है कहीं ना कहीं कि भाई मतलब अगर मेरे को किसी ने बोला कि आपको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ऑपरेशन को लेके एक डर बैठ जाता है। तो इस तरीके की चीज़ जब पेशेंट के साथ में होती है तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो इस चीज़ से ओवरकम रहें? अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन करवाना है तो आप उन चीज़ों से ना डरें बल्कि उसको प्रायोरिटी दें कि हाँ मेरे को ऑपरेशन अगर डॉक्टर ने बोला है तो वो पहले इम्पॉर्टेंट है। देखिए ये चीज़ जो है ना इसमें होता है एक थोड़ा बहुत काउंसलिंग का जो गैप होता है ना वो इसका मेन फैक्टर है। तो इसमें 2 बातें हैं कि डॉक्टर आपको जितनी बात समझा रहा है आप सुनने के बाद में आप डर के भागो मत। आपको उस पकड़ के ऑपरेशन नहीं कर रहा हो, आप अपने मन के जितने भी सवाल हैं आप अपने डॉक्टर के सामने रखिए कि ये क्यों ऑपरेशन ही क्यों, क्या कोई और अल्टरनेट नहीं है इसका। आप अपने मन की बात कहिए, आप पूछिए, टेक्नोलॉजी भी पूछिए, आप प्रोसीजर का टाइप भी पूछिए, कितना समय लगेगा ये भी पूछिए, आप ये भी पूछिए कि क्या इसमें आने वाली कोई दुविधाएं हैं। तो अगर कोई ये देखता है कि मुझे दर्द होगा तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। अपने यहाँ पे एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट होता है जो एनेस्थीसिया जिसको बोलते हैं, निश्चेतन विभाग। वो लोग हर आदमी को दर्द रहित काम देते हैं। उनका मतलब वो टीम का काम ही एनेस्थीसिया देना है। फिर दर्द का होने का चांस ही नहीं है। पोस्ट ऑपरेटिव सारा कुछ इतना कंट्रोल होता है कि पेन होता ही नहीं है। फिर सर्जिकल अप्रोच अगर आप कर रहे हैं तो सर्जिकल अप्रोच में होता है कि 1 गो होता है वो, आप एक बार जाएं, अपनी बीमारी को मिटाएं और डिजीज़ फ्री मतलब बीमारी रहित ज़िंदगी आराम से जिए। आपको आगे ना कोई मेडिसिन लेनी है ना उससे संबंधित कोई विकृतियाँ आने की चांस है। तो आई थिंक इतना नहीं घबराना होता है। बट आपके मन में कोई भी बात हो तो आप खुल के बोलिए ताकि आपकी शंका का समाधान हो सके। सर अगर पैरी फ्री की बात करें तो उससे जो गांव में रह रहे लोग हैं वो कैसे फ्री हों, किस तरीके से वो उसको अंडरस्टैंड करें? देखिए जितना अपने इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम है तो इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम ने पेरीफ्री नाम कोई छोड़ा ही नहीं है। मतलब वहाँ पे आंगनवाड़ी, हेल्थ केयर वर्कर्स, वॉलेंट्री हेल्थ केयर वर्कर्स, देन सब सेंटर,
मतलब आपके गांव में भी ये जो चिकित्सा मित्र हैं वहाँ पे, अगर उनके नॉलेज में आप लाते हो तो वो आपको एक सही रास्ता बताते हैं कि ठीक है आपको बुखार आ रहा है, नहीं आप मैंने घर में मत तपिए, आप चलिए मेरे साथ, वो आपको सब सेंटर ले जाएगा। सब सेंटर के अंदर जो बेसिक दवाएं वो सारी उपलब्ध है। अगर वहाँ नहीं है तो वहाँ पे एक ट्रेंड नर्स जो बैठती है, ट्रेंड नर्सिंग अधिकारी होता है वहाँ पे, जो आपको इस चीज़ को असेस कर लेता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, उस डायरेक्शन में वो आपको रास्ता दिखाता है। फिर उसके बाद मतलब ये होता है पेरीफ्री से पुलिंग सिस्टम होता है, सब सेंटर से फिर पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, फिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज। तो ये एक चेन सिस्टम है। इसके साथ ही मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन के लिए बात करें तो आपके हर एक आजकल जितना शायद मेरे नॉलेज में हो, जिस तरह से कि हर थाना क्षेत्र में एम्बुलेंस उपलब्ध है। आपको सिर्फ 108 नंबर डायल करना है आपकी हेल्थ के लिए, मतलब स्पेशली जो गर्भवती महिलाएं हैं या प्रसव पीड़ा से जो पीड़ित हैं, वो हैं, एक्सीडेंट है या कोई एक्यूट इमरजेंसी कहीं डेवलप हुई है, तो उसके लिए वो एम्बुलेंस फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होती है और निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर आपको वो पहुंचाती है। इसके साथ ही अभी जो है अपन सभी लोग सड़कों से जुड़े हुए हैं, सभी के पास गाँव में किसी न किसी तरह का साधन संसाधन उपलब्ध है। तो किसी बीमारी को जानने के बाद में आपको वेट नहीं करना, समय रहते आप सही समय पे जाएंगे, आपकी बहुत सी चीज़ें आगे नुकसान होने से रुकता है और सही समय पे इलाज मिलने से आप स्वस्थ रहते हैं और परिवार में भयमुक्त वातावरण रहता है। तो सबसे ज़्यादा चैलेंजेस जो एक प्रेग्नेंट लेडी का ऑपरेशन होता है वो डॉक्टर के लिए रहता होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए वो डिफ़िकल्टीज अब नहीं है, अभी तो हालांकि मेरा फील्ड भी नहीं है, लेकिन मैं जितना सा जानता हूँ मैं बताता हूँ कि अभी जो प्रेग्नेंट लेडी भी जो होती है उसको पहले दिन से ही आपके गांव में जो विलेज हेल्थ गाइड है या सब सेंटर में जो एएनएम है वो उसको पहले दिन से कवर कर लेती है। उसके मुख्य कारण है कि वो जैसे एनीमिया को पहचानेगी, मरीज में रिस्क फैक्टर क्या है वो पहचानेगी, हेल्थ फैक्टर को पहचानेगी, फिर उसके संबंधित जो भी जिस समय वो जो डिटेक्ट करती है वो ले जाके अपने सब सेंटर में मतलब प्राइमरी हेल्थ सेंटर या सीएचसी में ले जाके सोनोग्राफी कराना, खून की जांच कराना, पेशाब की जांच कराना, बीपी की मॉनिटरिंग रखना, न्यूट्रिशन की मॉनिटरिंग रखना। तो सरकार ने बहुत सारी चीज़ें आई थिंक ऐसी दे रखी हैं कि कोई रेयरली ऐसा हो जो आदमी बिल्कुल ही आपकी बातों को फॉलो नहीं करता हो या वो कुछ छुपा के बैठा हो तो ही, अन्यथा तो ऐसी कोई बात नहीं है। आपके निकटतम से निकटतम आपके गांव में जो है एक हेल्थ वर्कर मौजूद है वहाँ पे, तो आपको फिर गवर्नमेंट का एक मिशन ये भी है कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज 100% होनी चाहिए, तो उसके लिए भी सरकार ने बहुत सारे मिशन चला रखे हैं। उनके लिए एम्बुलेंस भी उपलब्ध करा रखी है, आपके विलेज हेल्थ गाइड भी है, आंगनवाड़ी सेंटर भी है, इवन न्यूट्रिशन से रिलेटेड इश्यूज हैं उनको भी शॉर्ट आउट करती है। फिर जो बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसके न्यूट्रिशन के भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो मेरे ख्याल से एजुकेट काफ़ी कर रखा है गवर्नमेंट ने, बहुत सारा इसके ऊपर एक मिशन छेड़ रखा है और काफ़ी हद तक नुकसान होने से रोके भी है। सर कई लोगों की आजकल मेंटेलिटी भी बन गई है कि प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों को लेके उनको भी आप एक मैसेज देना चाहेंगे, चीज़ें समझाना चाहेंगे कि एसएमएस हॉस्पिटल से बड़ा हॉस्पिटल कोई भी हॉस्पिटल नहीं है और वहाँ पे बैठा हुआ डॉक्टर जो है वो चीज़ों को दूर से ही पहचान लेता है, इसको लेकर आप एक मैसेज देना चाहेंगे? ऐसा तो क्या है, खैर डिपेंड करता है कि आप मार्केट में अगर निकले तो आपको एक रिटेल शॉप से ख़रीदना है या आप एक कोई मॉल में जाके ख़रीदना चाह रहे हो, तो वो तो मेंटेलिटी की बात है। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, मिथ है ये कि प्राइवेट हॉस्पिटल बेटर है और सरकारी हॉस्पिटल बेटर नहीं है। दोनों ही बेटर है, दोनों ही हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं। थोड़ा लग्जीरियस जो फैसिलिटीज़ किसी को चाहिए तो प्राइवेट में उनके पेमेंट भी हो सकती है, और सरकार तो वैसे भी बहुत कुछ दे रही है, बहुत लग्जरियस फैसिलिटी भी देती है। जैसे रोबोट जैसी सर्जरी राजस्थान में कहीं पे भी नहीं है सिवाय एसएमएस अस्पताल के। अब लोग बाई कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी लोग उभर के आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है कि मतलब सरकारी अस्पताल में कोई कमी है किसी तरीके की या देखभाल की कोई कमी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें जनता का भी एक सहयोग वांछनीय होता है कि ये सरकारी संपत्ति है, गंदगी ना फैलाएं, भीड़ को नियंत्रित रखें, मरीज़ की जो पोजीशन है उसको समझे, आपकी कोई बात है आप डॉक्टर से बात करें, बताएं, है ना। तो
ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो अस्पताल बहुत बढ़िया है और ये कमज़ोर है, ऐसा कुछ है नहीं। सर, जो पेशेंट है उनको एज अ डॉक्टर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँ कि आप जिस भी जगह पे आप दिखा रहे हैं, आप बिल्कुल अपने डॉक्टर के टच में रहिए और अपनी बात कहने में कभी किसी तरह की हेजिटेंसी मत करिए। अपनी बात अच्छे से अपने डॉक्टर को कहिए, जो आपको डिफ़िकल्टीज फ़ील होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ प्रारंभिक लक्षणों की वजह से आप गंभीर बीमारियों को नहीं पहचान पाते, बट उन प्रारंभिक लक्षणों को अगर आप बताएंगे तो आपका डॉक्टर आपको असेस कर लेगा उसके अकॉर्डिंग। और छोटी मोटी जैसे अभी सोनोग्राफी है, बहुत अच्छे से उपलब्ध है, आउटडोर प्रोसीजर है, कुछ ही मिनट में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर अपने आप मूव करके और वो आपको सही निदान देके आपकी समस्या का समाधान करेगा। बट एक डर निकालिए, अपनी बात कहने से कभी हेजिटेट मत होइए और लक्षणों को छुपा के नहीं बैठे। जी सर, जो ग्रामीण लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब ऑपरेशन जैसी चीज़ें आ जाती है या फिर कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिनको उनको लगता है कि घर में ही हम घरेलू उपाय से ही ठीक कर लेंगे या फिर घरेलू उपचार से ही हम उनको ख़त्म कर देंगे। तो उन लोगों को भी आप एक मैसेज देना चाहते हैं कि अगर डॉक्टर ने आपको कोई चीज़ के लिए बोला है तो उसको सीरियसली लेके उस पर पहले काम करना ज़रूरी होता है? जी, देखिए, आप यही एक बात वापस रिपीट करना चाहूँगा कि आप अपनी समस्या एक बार अपने डॉक्टर को बताइए और खुल के बताइए। आपको शर्म नहीं करनी है, आपको प्राइवेसी देता है डॉक्टर। और भी प्राइवेसी चाहिए तो उसके लिए आप कह दीजिए कि मैं अकेले में बैठ के बात करना चाहता हूँ, तो आपसे बात करेगा। आपको घरेलू नुस्खों से बचना चाहिए क्योंकि इस समय जो हेल्थ केयर सिस्टम है बहुत डेवलप्ड है, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड है। उन नुस्खों की वजह से कई बार हम बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज से बाहर चले जाते हैं। गोल्डन आवर जिसको बोलते हैं या गोल्डन टाइम जिसको बोलते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से ये जो घरेलू नुस्खे और झाड़ फूंक और कुछ जैसा भी आप रीजनल बातें करें उनमें नहीं पड़ के यार अपनी बात अपने डॉक्टर को कहिए। चिकित्सा क्षेत्र जैसा भी हो, आप कौन सी पैथी को चुनना चाहते हैं, एलोपैथी को, होम्योपैथी को, आयुर्वेदिक को, जो भी चुनना चाहो, बट अपनी बात को कह दीजिए, छुपाइए मत। तो उससे कोई ना कोई आउटपुट जरूर निकलता है। जी, तो आपने देखा हमारे आज इस पॉडकास्ट में हमने जिस तरीके से डॉक्टर सर्जन से बात करी कि ऑपरेशन के टाइम पे किन किन चीज़ों का चैलेंजेस उनको लेना पड़ता है, क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आते हैं और जो पूरी जर्नी होती है एक डॉक्टर की वो किस तरीके से निकलती है। जल्द ही हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, जहां पर हम आपको फिर किसी नए टॉपिक पर बात करेंगे। मैं हिमांशु शर्मा, धन्यवाद।